गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो हमारा होने वाला है चैप्टर नंबर 34, दैट इज़ हाई कोर्ट। ऑलरेडी हम 1 to 33 चैप्टर्स डिटेल में देख चुके हैं किसके, इंडियन पॉलिटी की जो लेटेस्ट 7th एडिशन है एम लक्ष्मीकांत सर की, उसके। तो 1 to 33 में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो इसी चैनल पे आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसको आप रिफ़र कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के एजेंडा के साथ, जो कि होने वाला है हमारा हाई कोर्ट। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडिया में क्या देखने को मिलता है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम देखने को मिलता है जिसके अंदर हायरार्की और कोड्स देखने को मिलता है। हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी, सुप्रीम कोर्ट इज़ द टॉप लेवल पे देखने को मिलती है, कंट्री लेवल पे उसका जुडिक्शंस होता है। उसके नीचे हमें डिफरेंट स्टेट्स के अंदर हाई कोर्ट्स देखने को मिलती है और उसके अंडर क्या है, वेरियस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी हमें देखने को मिलता है। ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट होते हैं वो हाई कोर्ट पे बाइंडिंग होते हैं और हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट पे। इसी सिस्टम को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड हायरार्किकल जुडिशियल सिस्टम विच इज़ सीन इन द इंडिया। अगर हम बात करें हाई कोर्ट की कुछ हिस्ट्री की, तो फर्स्ट हमारा जो इंस्टीट्यूशन है हाई कोर्ट का, ये 1862 के अंदर एस्टेब्लाइज किया गया था। और फर्स्ट जो हाई कोर्ट हमारी एस्टेब्लाइज की गई थी वो कहाँ पे की गई थी, तो भाई कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता हाई कोर्ट। उसके बाद ग्रेजुअली बॉम्बे एंड मद्रास के अंदर भी हाई कोर्ट एस्टेब्लाइज की गई थी। कब, 1862 के अंदर। इसके बाद अगर फोर्थ हाई कोर्ट पूछे आपसे, फोर्थ हाई कोर्ट कब एस्टेब्लाइज की गई थी, तो भाई 1866, यानी कि 4 ईयर लेटर देखने को मिलती है हमको ये हाई कोर्ट। और ये कहाँ पे, इलाहाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर एस्टेब्लाइज की गई थी। इन द कोर्स ऑफ टाइम ईच प्रोविंस इन द ब्रिटिश इंडिया केम टू हैव इट्स ओन हाई कोर्ट। फिर उसके जस्ट बाद हमें देखने को मिलता है ग्रेजुअली 1960 के बोर हर एक जो प्रोविंस है ब्रिटिश इंडिया की, जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे तो उनके हाई कोर्ट्स हमें हर एक प्रोविंस के अंदर देखने को मिलते हैं। और आप सभी को पता है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया जाता है 26 जनवरी 1950, उसके बाद हमें क्या देखने को मिलती है, ये जो प्रोविंस की हाई कोर्ट हुआ करती है जो ब्रिटिश इंडिया में हुआ करती थी, वो स्टेट की हाई कोर्ट्स के रूप में जानी गई फ्रॉम 1950 ऑनवर्ड्स। ऑलराइट, अगर हम बात करें द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो ये प्रोवाइड करता है फॉर द हाई कोर्ट फॉर द ईच स्टेट। बट रिमेंबर, हाई कोर्ट फॉर द ईच स्टेट ये ओरिजिनली प्रोवाइड करता था ये चीज़ें, बट बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 इसके अंदर कुछ चेंज किए गए और क्या बताया गया कि ये अमेंडमेंट के थ्रू क्या है, ये ऑथोराइज करता है अमेंडमेंट टू द पार्लियामेंट को अथॉरिटी दिया जाता है कि वो क्या कर सकती है, एस्टेब्लाइज कर सकती है कॉमन हाई कोर्ट। किसके लिए, फॉर 2 और द मोर स्टेट, और फॉर द 2 और द मोर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के लिए कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है। 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट या 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है। ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के थ्रू प्रोविज़न ऐड किया गया था। एंड द टेरिटोरियल जुडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट क्या होता है, को टर्मिनेस होता है विद द टेरिटरी ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की जो भी पावर होती है वो पर्टिकुलर स्टेट तक सीमित होती है। वैसे ही हाई कोर्ट की भी पावर वो जिस पर्टिकुलर स्टेट का हाई कोर्ट है उस तक सीमित रहने वाली है। एज ऑफ नाउ प्रेजेंटली हमें 25 हाई कोर्ट्स देखने को मिलते हैं और 3 ऐसे हाई कोर्ट्स हैं, याद रखना, विच हैव द जुडिक्शंस ओवर मोर देन 1 स्टेट। तो ओनली 3 हाई कोर्ट इसमें ऐसे हैं जिनके पास क्या है, 1 से ज़्यादा स्टेट जो है उसके जुडिक्शंस उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के पास हो। बाकी 22 हाई कोर्ट से उनका 1 स्टेट में देखने को मिलता है। तो ये 3 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जिनके पास 1 या उससे ज़्यादा स्टेट्स का ऑक्यूपाई करते हैं, जुडिक्शंस ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऑलराइट, और इकलौता हमारा दिल्ली और प्रेजेंटली जो जम्मू एंड कश्मीर है, इसका एक इकलौते ऐसे 2 यूनियन टेरिटरी जिनके पास अपने खुद के हाई कोर्ट देखने को मिलते हैं। दिल्ली में तो सिंस 1966 भी हमें हाई कोर्ट देखने को मिलता है। ऑलराइट, एंड याद रखना, द पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द जुडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट टू एनी ऑफ द यूनियन टेरिटरी और एक्सक्लूड द जुडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट फ्रॉम द एनी यूनियन टेरिटरी। तो पार्लियामेंट के हाथ में पूरा पावर होता है कि भाई जुडिक्शन है ना हाई कोर्ट का बढ़ा भी सकते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी में और घटा भी सकते हैं। ऑलराइट, कुछ प्रोविजंस की बात करें जो 25 हाई कोर्ट हमें देखने को मिलते हैं, ये 25 के 25 हाई कोर्ट हमें इसी चैप्टर्स के अंदर टेबल नंबर 34.1 के अंदर दिए गए। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करें हम, तो ये हाई कोर्ट जो हैं, याद रखना, ये हाई कोर्ट के जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 214 से बात करें, आर्टिकल 214 से हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 231 ऑफ द पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस डील्स विद द हाई कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशंस का, उसके डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुडिक्शंस, पावर, प्रोसीजर्स एंड सो ऑन, यानी एवरीथिंग रिलेटेड टू हाई कोर्ट इज गिवन इन द पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 214 टू आर्टिकल 231। ऑलराइट, तो सारी चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशंस, उसका जुडिक्शंस, पावर क्या है, वो सारी चीज़ें हमें आर्टिकल 214 से 231 के बीच में दी गई है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कंपोजिशन एंड द अपॉइंटमेंट। सबसे पहले कंपोजिशंस की बात करें हम लोग,
कि भाई हाई कोर्ट के कंपोजिशंस क्या होता है। तो हाई कोर्ट्स के अंदर क्या देखने को मिलता है भाई, एवरी हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट, ये तो होगा ही, एंड सच अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डीम नेसेसरी टू अपॉइंट। प्रेसिडेंट को ठीक लगता है वो उतने नंबर ऑफ जजेस और एक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के होंगे। टाइम टू टाइम क्या है, प्रेसिडेंट जो है वो नंबर ऑफ जजेस जो है उनकी संख्या बढ़ा भी सकते हैं। Thus, the Constitution does not specify the strength of a High Court and leave it to the discretion of the President। तो भाई प्रेसिडेंट के हाथ में डिस्क्रिशन है, कितने जजेस होंगे हर एक हाई कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दिया गया है। साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट, अकॉर्डिंगली क्या होता है, तो प्रेसिडेंट ने डिटरमाइन की द स्ट्रेंथ ऑफ अ हाई कोर्ट हो गया फ्रॉम द टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन इट्स वर्कलोड। भाई कौन से हाई कोर्ट्स पे कितने वर्कलोड है, कितने केसेस है, उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट क्या करते हैं, टाइम टू टाइम ये अपॉइंटमेंट करते हैं, नंबर ऑफ जजेस की संख्या बढ़ाते हैं। कौन अपॉइंट किसको किया जाएगा वो पूरा डिफरेंट मैटर है, हम समझेंगे आगे, पर कितने नंबर ऑफ जजेस होंगे वो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन है, ये याद रखना, दोनों में डिफरेंसेस है। अब जब हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, अभी जस्ट हम देख रहे थे अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, देखो इसकी कुछ प्रोसेस देखने को मिलती है अपॉइंटमेंट की। सबसे पहले जजेस ऑफ द हाई कोर्ट जो होते हैं उनको अपॉइंट कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। तो दोनों के अंदर कॉमन है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। चीफ जस्टिस जो है उनको अपॉइंट कौन करता है, भाई हाई कोर्ट्स की हम बात करें तो भाई चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट है, उनको भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है, आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। तो भाई चीफ जस्टिस पर्टिकुलर हाई कोर्ट है, उनको अपॉइंट कौन करेगा, चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट करेंगे इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जिस पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट्स होंगे उसके गवर्नर से भी कंसल्ट किया जाएगा। एंड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर जज, भाई चीफ जस्टिस की तो अपॉइंटमेंट होगी, इनके साथ जो अदर जजेस होंगे उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जिनको अपॉइंट किया गया ऑलरेडी, तो वो चीफ जस्टिस से कंसल्ट किया जाएगा हाई कोर्ट के, उनसे भी कंसल्ट करके फिर क्या है जो अदर जजेस हैं हाई कोर्ट है उनको अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। एंड याद रखना, इन केस ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट, जब कॉमन हाई कोर्ट होता है फॉर 2 और द मोर स्टेट, तो गवर्नर ऑफ ऑल द कंसर्न स्टेट हो गया, उनसे क्या है प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं। सिंगल होगा तो गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट इज़ इनफ, जब 2 से ज़्यादा के होंगे तो उन पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर से भी कंसल्ट किया जाएगा। इसके अलावा क्या चीज़ें कि भाई जो सेकंड जज केस आया था, हमने जब हम लोग कॉलेजियम सिस्टम पढ़ रहे थे तब हमने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जजेस केस पढ़ा था, और फोर्थ जजेस केस भी पढ़ा था एनजेक के फॉर्म में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो उसमें जो सेकंड जजेस केस था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नो अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट हो गया कैन बी मेड अनलेस इट इज़ इन कन्फर्मिटी विद द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनका ओपिनियन लेना कंपलसरी है, उसके अलावा उनके ओपिनियन के बिना हाई कोर्ट जो हैं उसके जजेस जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट नहीं होगी। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है 1998 का थर्ड जजेस केस, उसके अंदर थोड़ी और चेंजेस किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में अपने डिक्री के अंदर थोड़ी और चेंजेस की और कहा कि इन केस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड बी कंसल्टेड अ कॉलेजियम ऑफ 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस से नहीं चलेगा, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इनसे भी कंसल्ट करना पड़ेगा, फिर अपॉइंटमेंट होगी किसकी, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट की। थर्स इसका मतलब क्या है, द सोल ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलोन इज नॉट सफिशिएंट हो गया टू अपॉइंट द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो अभी प्रेजेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट की सलाह भी लेनी पड़ती है किसको, प्रेसिडेंट को, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। और जो 99th का पता है हमें, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गया था 2014 में, जिसके थ्रू क्या है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया था, उसको भी जुडिशरी ने क्या किया था, दोनों को 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और एनजेक इंस्टीट्यूशन जो बनाया गया था, दोनों को क्या किया था कि भाई 4 जजेस केस के रूप में 2015 के अंदर क्या किया था, जिसको हम 4th जजेस केस भी बोलते हैं, जिसके अंदर इन दोनों को अल्ट्रा वायरस या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था कि भाई ये इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी है, उसको क्या करें, अफेक्ट करें। एनजेक क्या है, इसको डिटेल्स में हमने बात किया जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, तो रिमेंबर दिस थिंग्स कि प्रेजेंटली क्या है, ये वाला जो कॉलेजियम सिस्टम है इसी का यूज़ होता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। नंबर कितने होंगे तो प्रेसिडेंट कर सकते हैं कितने नंबर्स होंगे, पर किसको अपॉइंट करना है तो ये वाला सिस्टम यूज़ होता है अभी भी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस। करेंगे कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करेंगे। ऑलराइट, तो ये अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। कौन अपॉइंट कर सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कुछ क्वालिफिकेशन, ओथ एंड द सैलरी ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट क्या होती है। सबसे पहले जब हम क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो याद रखना, जो भी पर्सन को हम एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट अपॉइंट कर रहे हैं उसके बाद कुछ सर्टेन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पहली तो क्या, यूनिवर्सल
क्वालिफिकेशन सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। साथ ही साथ दूसरी क्वालिफिकेशन ही और शी शुड हैव एन हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर द एटलीस्ट 10 ईयर्स तक जुडिशियल ऑफिस होल्ड करते होना चाहिए। और ये तो कंपलसरी है, ये या तो 10 ईयर तक जुडिशियल ऑफिस होल्ड करता हो या फिर उसको 10 ईयर्स का क्या हो, एज अ एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस हो, तो क्या हो सकता है उसको एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ों से हमको एक क्लियर होता है दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड अ मिनिमम एज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। मोर एवर अनलाइक इन केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द कॉन्स्टिट्यूशंस मेक द नो प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। तो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट को जज ऑफ अ हाई कोर्ट जैसा सुप्रीम कोर्ट में था ऐसा कुछ हाई कोर्ट्स के लिए देखने को नहीं मिलता है। तो ये आती है क्वालिफिकेशंस टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट्स। ऑलराइट, इसके अलावा जब हम बात करते हैं ओथ एंड द अफर्मेशन, सीधी सी बात है, जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज भी अपॉइंट किए जाते थे तो वो अपनी ऑफिस हेल्ड करने से पहले कुछ ओथ लेते थे और अफर्मेशंस लेते थे। ओथ जो बिलीवर्स हैं, अफर्मेशन जो बिलीवर्स नहीं हैं, एथिस्ट हैं, नास्तिक है, जो बिलीव नहीं करते हैं गॉड्स के अंदर उसे, तो जजिस को स्वेयर क्या करना होता है, सेम वही, टू बियर द ट्रू फेथ एंड द एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू ड्वेली एंड फेथफुली एंड द बेस्ट ऑफ हिज आर एबिलिटी, नॉलेज एंड द जजमेंट perform the duty of the office without fear and favor, affection or the ill will, and to uphold the constitution and the laws। तो ये कुछ क्या है, ओथ है ड्यूरिंग द ओथ सेरेमनी। ये सारी जो शपथ हैं वो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स को भी लेनी होती है। जब हम बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द हाई कोर्ट, तो देखिए सैलरी अलाउंसेस हो गई, उनको जो सर्टेन प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, लीव दी जाती है, पेंशन दी जाती है हाई कोर्ट के जजों को, वो डिटरमाइन कौन करता है, तो भाई पार्लियामेंट करती है, टाइम टू टाइम के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करना होता है। और पार्लियामेंट करती है, याद रखना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि आप हाई कोर्ट देख के सीधा लगा दोगे भाई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करती होगी, नहीं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया करती है। एंड दे कैन नॉट बी वेरिड हो गया टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी में चेंज किया जा सकता है। बट एक बार फिक्स कर दिया तो उसके बाद क्या है, जब तक वो जज अपनी ऑफिस में रहता तब तक उसको चेंज नहीं किया जा सकता। 2018 में थोड़ी सैलरी बढ़ाई गई थी इनकी भी, जज जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, उनकी 19,000 से लेकर के अभी प्रेजेंटली 2.5 लाख कर दी थी पर मंथ। और जो जजेस है हाई कोर्ट के उनकी 80,000 हुआ करते थे, जिसको बढ़ा के 2.25 लाख पर मंथ कर दिया गया था। तो ये चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा उन्हें दूसरी भी फैसिलिटीज़ दी जाती है, कुछ सैंक्चुअरी अलाउंस भी दिए जाते हैं, दूसरी मेडिकल कार्ड, टेलीफोनिक फैसिलिटी वगैरह भी दी जाती है। और जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं और जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, उनको उनकी जो लास्ट सैलरी है उसकी 50% क्या होती है, एज अ मंथली पेंशन के रूप में दिया जाता है। तो ये भी हमको एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए, बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलराइट, तो ये था क्वालिफिकेशन होते हैं द सैलरी ऑफ द हाई कोर्ट जजेस। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं टेन्योर की, जजेस के रिमूवल की और उनके ट्रांसफ़र की, तो क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जब हम टेन्योर्स की बात करते हैं तो याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने जजेस का कोई ऐसा फिक्स टेन्योर नहीं किया है कि भाई हाई कोर्ट के जजेस का ये इतना पर्टिकुलर 5 साल या 10 साल होगा, नहीं, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है फिक्स नहीं करता है। हाउ एवर इट मेक द फॉलोइंग 4 प्रोविजन इन दिस रिगार्ड। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ 4 ऐसे प्रोविजन देखने को मिलते हैं। 4 प्रोविजन क्या है, पहली चीज़, ही और शी होल्ड द ऑफिस अंटिल ही और शी अटेन द एज ऑफ द 62 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या था 65, जबकि हाई कोर्ट के लिए एज लिमिट क्या है 62 ईयर्स देखने को मिलती है। और एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हीज और हर एज टू बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट इट फाइनल। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ प्रेसिडेंट को डिसीजन लेना पड़ता है, पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करना पड़ता है, ये भी प्रोविज़न। दूसरा प्रोविज़न क्या है कि ही और सी और कैन रिज़ाइन हीज और हर ऑफिस हो गया बाय द राइटिंग हो गया टू द प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन अपना दे सकते हैं और उनको रिमूव भी किया जा सकता है उनके ऑफिस से। कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पूरी प्रोसीजर्स होगी इन द सेम मैनर एज द सुप्रीम कोर्ट जजेस। उसके थ्रू पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास किया जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट उस मोशन पर साइन करके उसको रिमूव करते हैं। इसके अलावा ही और सी और वेकेट हीज और ऑफिस हो गया व्हेन ही इज अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और व्हेन ही और सी ट्रांसफर हो गया टू द अनदर हाई कोर्ट, तब भी उन्हें अपनी ऑफिस को क्या करना पड़ता है, वैकेंट करना पड़ता है। तो टेन्योर्स के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में 4 चीज़ें लिखी है, बट ऐसा कुछ फिक्स नहीं लिखा है कि भाई उनको कितने टेन्योर्स के कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं रिमूवल की। जजों को रिमूव कैसे किया जाता है, तो याद रखना हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है उनकी ऑफिस से बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स के थ्रू इनको रिमूव किया जाता है। बट ये जो ऑर्डर है वो कब रिमूव करने का, ये जो ऑर्डर है वो कब प्रेसिडेंट जो साइन करेंगे, ओनली आफ्टर द एड्रेस बाय द पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट से प्रिस्क्रिप्शंस हुआ, प्रिस्क्राइब किया, उसके बाद ही प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उस ऑर्डर पे साइन करेंगे और उनको रिमूव करेंगे, यानी पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो एड्रेस है पार्लियामेंट का मस्ट बी सपोर्टेड बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द हाउसेज। स्पेशल मेजोरिटी का फ्लेवर सेकेंड, यानी कि मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड द मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये स्पेशल मेजोरिटी जो कि टफ मानी जाती है, इसका यूज़ करके क्या है पार्लियामेंट के अंदर ये मोशंस को पास कराया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जजेस को रिमूव किया जा सकता है। और दो ही ऐसे याद रखना ग्राउंड है जिसके बेस पे जजेस को रिमूव किया जा सकता है। पहला है मिसबिहेवियर और दूसरा देखने को मिलता है इनकैपेसिटी। ये दो ऐसे ग्राउंड है जिसके बेस पे मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेस पे क्या किया जा सकता है, जजेस को रिमूव किया जा सकता है इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में हमने इम्पीचमेंट पढ़ा था, सेम एज द प्रेसिडेंट ऑफ। इम्पीचमेंट वर्ड जो है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए यूज़ होता है, बट जब हम बात करते हैं जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट तो उनके लिए बोला था इन द सेम मैनर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम होती है। ऑलराइट, अब ये क्या प्रोसीजर इनको रिमूव करने की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है? नहीं। तो ये कहाँ लिखी गई है? जजिस इंक्वायरी एक्ट है हमारा 1968 का, जिसके अंदर प्रोसीजर लिखी हुई है कि क्या प्रोसीजर फॉलो की जाएगी फॉर द रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट जजेस, दोनों के लिए कॉमन प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर होने वाली है, तो स्टेप बाय स्टेप समझना। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है कि भाई अगर रिमूवल मोशन अगर लोकसभा में आएगी तो 100 MP उसको सपोर्ट करते होने चाहिए, राज्यसभा में आएगी तो 50 मेंबर्स उसको सपोर्ट करने होने चाहिए। ये लोग क्या करेंगे, ये वाला जो मोशन जो है उसको साइन करके लोकसभा में 100 या राज्यसभा में आए तो 50 मेंबर, ये किसको देंगे, स्पीकर को या तो चेयरमैन को देंगे। राज्यसभा में तो चेयरमैन, स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा दी। अब स्पीकर क्या कर सकते हैं, इसको एडमिट भी कर सकते हैं या फिर इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिशन देखने को मिलता है किसका, स्पीकर और चेयरमैन का। ठीक है, अब लेट से उसको एडमिट कर ली, लेट से स्पीकर लोकसभा में आया, स्पीकर ने एडमिट कर ली, तो वो क्या करेंगे, 3 मेंबर की कमेटी बनाएंगे। ये 3 मेंबर की कमेटी कौन बनाएगा, या तो स्पीकर या तो चेयरमैन। ये 3 मेंबर में कौन होंगे, तो भाई चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया और द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी हो सकते हैं। दूसरे कौन होंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। और तीसरे कौन होंगे, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे। ये 3 मेंबर की कमेटी फॉर्म की जाएगी इंक्वायरी करने के लिए। अब ये 3 मेंबर की कमेटी ने कि इफ़ द ये जो कमेटी है उसने फाइंड किया टू बी द गिल्टी ऑफ द मिसबिहेवियर और सफरिंग फ्रॉम द इनकैपेसिटी, द हाउस कैन टेक अप द कंसिडरेशन ऑफ द मोशन। अब इसने कमेटी ने डिक्लेयर कर दिया हाँ इनकी या तो इनकैपेसिटी या मिसबिहेवियर के चार्जेस सही है, तो फिर ये मोशन जो है वो वोटिंग के लिए पार्लियामेंट में ली जाएगी। जब ये पास की जाएगी तो ईच हाउसेस के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर सेपरेटली विद द स्पेशल मेजोरिटी ये मोशन पास होनी चाहिए। जैसे ये मोशन पास होती है तो फिर प्रेसिडेंट्स क्या करते हैं, फाइनली प्रेसिडेंट पास एन ऑर्डर फॉर रिमूविंग ऑफ द जजेस। तो ये पूरी प्रोसीजर क्या होती है, फॉलो की जाती है फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस। सुप्रीम कोर्ट के केस में भी हमने पढ़ा था। सबसे पहले क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के सर्टेन नंबर ऑफ MPs 150 सपोर्ट करते होने चाहिए। लोकसभा में आए तो 100, राज्यसभा में तो फिर स्पीकर और चेयरमैन को देंगे। ये इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। एक्सेप्ट करेंगे तो 3 मेंबर की कमेटी बनाएंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर सीनियर मोस्ट जज को भी अपॉइंट किया जा सकता है। फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट ये लोग क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। इनको लगा बोले हाँ इन कैपेसिटी और मिसबिहेवियर के चार्जेस सही हैं, तो फिर लोकसभा के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से बिल मोशन पास होगी। अगर पास होती है तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, जज को रिमूव कर देंगे। ऑलराइट, तो ये प्रोसीजर हमें देखने को मिलती है। बट रिमेंबर आज तक एक भी जज को क्या है, रिमूव नहीं किया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे लिए। इसके अलावा जब ट्रांसफ़र की बात करते हैं हम जजेस की, तो प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं जजेस को फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट इन द कंसल्टेशन विद द अगेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। की कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी होती है हर चीज़ के लिए। आप देख रहे हैं प्रेसिडेंट कर सकते हैं पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। एंड याद रखना ऑन द ट्रांसफ़र ही और सी इज़ एंटाइटल हो गया टू रिसीव इन एडिशन हो गया टू हीज और हर सैलरी सच कंपनसेशन अलाउंसेज एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। क्योंकि सीधी सी बात है नई जगह जाएंगे तो बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्चे हो सकते हैं, तो वो चीज़ें पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, उसके अकॉर्डिंग उनको एक्स्ट्रा सैलरी वगैरह दी जा सकती है। 1977 के अंदर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि भाई ट्रांसफ़र ऑफ द हाई कोर्ट के जजेस का होगा कुछ भी रिजोर्टेड टू ओनली एज एन एक्सेप्शनल मेजर्स एंड ओनली इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड नॉट बाय द वे ऑफ द पनिशमेंट। पनिशमेंट के तौर पे आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये एक एक्सेप्शनल मेजर होगा और साथ साथ में नेशनल इंटरेस्ट या पब्लिक इंटरेस्ट में होगा तभी ये चीज़ें होगी। सेम 1994 का एक जजमेंट है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जुडिशियल रिव्यू इज़ नेसेसरी टू चेक द आर्बिट्रीनेस इन द ट्रांसफ़र ऑफ द जजेस। भाई जजेस का जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसका जुडिशियल रिव्यू भी पॉसिबल है। 1999 में जजेस ने ये क्लियर कर दिया था। और जो थर्ड जजेस केस था हमारा 1998 का, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं थर्ड जजेस केस।
उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि भाई जब ट्रांसफ़र किया जाता है हाई कोर्ट के जजेस का तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया शुड बी कंसल्टेड इन एडिशन टू द कॉलेजियम ऑफ द 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ अ 2 हाई कोर्ट, one from which the judge is being transferred and the other receiving him or her. Thus the sole opinion of the Chief Justice of India does not constitute the consultative process. यानी कंसल्ट करना होगा आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, सीनियर मोस्ट जजेस से, प्लस हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से, जहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है और जिस हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो रहा है इनके चीफ जस्टिस से भी कंसल्ट करना पड़ेगा फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द जजेस। ऑलराइट, तो ट्रांसफ़र करते समय अगेन प्रेसिडेंट ही करेंगे, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के और कॉलेजियम सिस्टम के यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 सीनियर मोस्ट जज प्लस जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र हो रहा है, जिस हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो रहा है, उन दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस का भी कंसल्टेशन लेना कंपलसरी है। 3rd जजेस केसेस हमको ये बोलता है। ऑलराइट, इसके बाद जब हम बात करते हैं एक और टॉपिक की बात करते हैं सेम के अंदर, एक्टिंग एडिशनल एंड द रिटायर्ड जजेस क्या होते हैं, किस बेस पे बनाए जाते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस। सेम चीज़ें हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी देखी थी। प्रेसिडेंट जो हैं वो क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं जज ऑफ अ हाई कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। ये एक्टिंग चीफ जस्टिस है, याद रखना, हाई कोर्ट के जज नहीं है, चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट। तो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर सकते हैं। क्या क्या कंडीशन होगी कि कब, कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जब है ना किसी पर्टिकुलर जज ऑफ हाई कोर्ट को एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। पहली चीज़, व्हेन द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज़ वैकेंट, जब वैकेंसी होगी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की वैकेंसी होगी तब, और जब चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज़ टेम्पररी एब्सेंट होंगे तब भी अपॉइंट कर सकते हैं। और व्हेन द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज़ अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ हीज और ऑफिस, तब भी प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर जज को एज अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकते हैं। ये तीनों कंडीशन में। जब हम बात करते हैं एडिशनल और द एक्टिंग जजेस, देखो इधर जजेस है, इधर चीफ जस्टिस है ऑफ द हाई कोर्ट, ये जजेस ऑफ द हाई कोर्ट है, याद रखना, यहाँ भी प्रेसिडेंट। और जब हम बात करते हैं एडिशनल और एक्टिंग जजेस की तो यहाँ भी प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं डूली क्वालिफाइड पर्सन को एज ए एडिशनल जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, किसके लिए, फॉर द टेम्पररी पीरियड्स के लिए, नॉट एग्जिस्टिंग 2 ईयर्स, याद रखना 2 ईयर्स से ज़्यादा पीरियड्स के लिए ये एडिशनल और एक्टिंग जजेस नहीं आएंगे। कब कब आ सकते हैं ये 2 ईयर्स तक के लिए, व्हेन देयर इज़ एन टेम्पररी इंक्रीज इन द बिजनेस, हो गया तो हाई कोर्ट पे बर्डन ज़्यादा पड़ रहा है, बिजनेस ज़्यादा हो रहा है उसका, यानी कि केसेस ज़्यादा आ रहे हैं तब उनको अपॉइंट किया जा सकता है। व्हेन देयर आर द एरियाज ऑफ द वर्क इन द हाई कोर्ट, हो गया ठीक है, जब हाई कोर्ट्स का बर्डन जो है, वर्क जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं कोई भी ऐसे क्वालिफाइड पर्सन को एज अ एक्टिंग जज ऑफ अ हाई कोर्ट। When a judge that a high court हो गया other than the chief justice is unable to perform the duties of his or of which due to the absent or appointed to act as a temporary as a chief justice of a high court, तो ये चीज़ें भी क्या किया जा सकता है, की जा सकती है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, इसके अलावा जब हम रिटायर्ड जजेस की बात करते हो तो याद रखना एट एनी टाइम द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट करेंगे। इनका अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये 2 स्टार्टिंग के थे, इनको कौन करेंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे टेम्पररी। तो एट एनी टाइम द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो गया ऑफ द स्टेट कैन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट हो गया और एनी अदर हाई कोर्ट हो गया टू एक्ट एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट हो गया ऑफ दैट स्टेट फॉर अ टेम्पररी पीरियड्स के लिए, और ही और शी कैन डू सो ओनली विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो ऑफ अ पर्सन हो गया टू बी अपॉइंटेड एंड सच अ जज इज एंटाइटल्ड टू अलाउंस एज द प्रेसिडेंट ऑफ द में डिटरमाइन हो गया, और ही और शी विल ऑल्सो एंजॉय ऑल द जुडिक्शंस पावर एंड द प्रिविलेजेस ऑफ द हाई कोर्ट जजेस। बट रिमेंबर, बट ही और शी विल नॉट अदरवाइज बी डीम टू बी अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। उसे जज ऑफ द हाई कोर्ट नहीं कहा जाएगा, बट टेम्पररी पीरियड के लिए उसके चीफ जस्टिस ऑफ द पर्टिकुलर हाई कोर्ट किसी भी रिटायर्ड जज को अपॉइंट कर सकते हैं, उनको सारी पावर प्रिविलेजेस वैसी ही दी जाएगी। और ये कंसेंट करना प्रेसिडेंट से ये भी मैंडेटरी है, किसका, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का, जब ये टेम्पररी पीरियड के लिए रिटायर्ड जज को अपॉइंट करते हैं। रिमेंबर, ऑलराइट, तो ये देखने को मिलते हैं हमको एक्टिंग एडिशनल एंड द रिटायर्ड जजेस। कुछ ऐसे प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो इंश्योर करते हैं क्या, इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट। सेम चीज़ें हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए भी देखी थी, भाई क्या क्या ऐसे प्रोविज़न है जो इंडिपेंडेंस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करते हैं। वैसे हाई कोर्ट के भी कुछ प्रोविजंस हैं। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, भाई एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर जो इनके काम में इंटरफेयर नहीं करें, इसके लिए कुछ इंडिपेंडेंस के क्लोजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर भी है, कुछ हमारे लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट ने भी बनाए। सबसे पहले मोड ऑफ अपॉइंटमेंट की बात करते तो हमें पता है अपॉइंटमेंट जो है जजेस की कौन करता है, तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, विच मीन्स द कैबिनेट करते हैं, बट इन द कंसल्टेशन विद द मेंबर ऑफ द जुडिशियल इटसेल्फ, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट हो गया, इनसे कंसल्ट करेंगे। एंड द प्रोविजन curtail the absolute discretion of the executive as well as the ensure that judicial appointment are the not
बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल और द प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस, कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेंगे। तो पूरी सोल अथॉरिटी प्रेसिडेंट, यानी कि वो सीधी सी बात है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस मानते हैं, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सोल अथॉरिटी इनके पास नहीं, इनसे भी कंसल्ट करना पड़ेगा, ये जिसको अलाउ करते हैं उसी का अपॉइंटमेंट होता है। तो सीधी सी बात है, अपॉइंटमेंट अगर जजेस करेंगे खुद का, एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस कम होगा, तो इंडिपेंडेंट इंश्योर होगी, यस होगी। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देखने को मिलता है, भाई जजेस ऑफ हाई कोर्ट हैं आर प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, दे कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय प्रेसिडेंट ओनली इन द मैनर ऑन द ग्राउंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, और दिस मीन्स हो गया दे डू नॉट होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। उनको रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसीजर जो है वो पास करनी होगी। प्रोसेस क्या है वो हमने रिसेंटली समझा, तो उससे भी सिक्योरिटी ऑफ या इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट इंश्योर होती है। फिक्स सर्विस कंडीशन देखने को मिलती है, भाई एक बार जजेस को अपॉइंट कर दिया तो जब तक वो उस ऑफिस में है तब तक क्या है, उसकी जो फिक्स सर्विस कंडीशन, उसकी सैलरी अलाउंसेस उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ये भी क्या है इंश्योर करता है। और उसके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरी हो गई, पेंशन हो गई, वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर से चार्ज किए जाते हैं। वो क्या है वोटेबल पार्ट ऑफ द फाइनेंस के अंदर नहीं आता है, उस पर वोट नहीं होता है, वो चीज़ें फिक्स होती हैं, बढ़ा सकते हैं घटा नहीं सकते हैं। दूसरा याद रखना, डिस्कस किए जा सकते हैं बट उस पर वोट नहीं होते हैं। कंडक्ट ऑफ द जजेस कैन नॉट बी डिस्कस, ये तो क्या है बहुत ही सिंपल फार्मूला है। वो जो भी जजेस अपने कंडक्ट ऑफ बिजनेस करते हैं उसको क्या है कोर्ट के अंदर या उसको आप पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करते, एक्सेप्ट जब इम्पीचमेंट मोशन या रिमूवल मोशन जो है वो डिस्कस की जा रही, तब तो करेंगे ऑब्वियसली क्योंकि जज को ही रिमूव कर रहे हैं, बट उसके अलावा डिस्कस नहीं की जा सकती कंडक्ट ऑफ द जजेस। फिर बैन ऑन द प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, कि भाई द रिटायर्ड परमानेंट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम द प्लीडिंग और द एक्टिंग इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द अदर हाई कोर्ट्स। दिस इंश्योर दैट दे डू नॉट फेवर एनी वन इन द होप ऑफ द फ्यूचर फेवर, तो ये चीज़ें भी इंश्योर होती हैं। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उनके कंटेम्प्ट को लेके, बहुत सिविल एंड द क्रिमिनल कंटेम्प्ट को लेके क्या कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं। तो अगर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर कुछ ऐसा करते हैं तो उनको भी पनिश किया जा सकता है, जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट इंश्योर करता है। फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या कर सकते हैं अपने स्टाफ को सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंट कर सकते हैं। सेम हाई कोर्ट्स के अंदर भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो गया, वो अपने क्या कर सकते हैं स्टाफ को अपॉइंट कर सकते हैं विदाउट द इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। और इसके अलावा जुडिक्शंस कैन नॉट बी कर्टेल, वे उनका जुडिक्शन से उसको चेंज नहीं किया जा सकता। द जुडिक्शंस एंड द पावर ऑफ द हाई कोर्ट इन सो फार हो गया एज दे आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी कर्टेल बोथ बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, उसको कर्टेल नहीं कर सकते। तो ये सारे कुछ ऐसे प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं जो क्या करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इंश्योर करते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट इंश्योर करते हैं। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये अभी तक के टॉपिक जो हमने डिस्कस किए, इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट, एक्टिंग रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जजेस, टेन्योर, रिमूवल, ट्रांसफ़र, क्वालिफिकेशन ऑथ इन द कंपोजिशन ऑफ अ हाई कोर्ट, ये चीज़ें समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तब हम बात करेंगे कुछ जुडिक्शंस इन द पावर ऑफ द हाई कोर्ट की, जो कि क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ऑलराइट, चलिए तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।